Okay ji, so welcome back to the channel. I hope so you people will be in very good health. So today we are going to discuss यूनिट नंबर 13 की एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे थे। विलियम शेक्सपियर की पोम थी ब्लो ब्लो द विंटर विंड। ठीक है, तो इसको हमने बड़ा डिटेल से डिस्कस किया था, राइमिंग स्कीम वगैरह और एक्सप्लेनेशन और हर चीज हमने डिस्कस की थी। तो आज की वीडियो में हम इसकी पैराफ्रेजिंग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव पोर्शन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो कंप्लीट एक्सरसाइज भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम पोएट्री के अंदर जो पोएटिक डिवाइसेस इसमें इस्तेमाल हुई हैं उनके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस राइटर ने यहाँ पर इस्तेमाल की है। तो सबसे पहले अगर आप टाइटल पे गौर करें, इसका टाइटल जो है विंटर विंड, तो ये इमेजरी है, इमेज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप ग्रीन होली पे जाएं तो ये भी इमेज क्रिएट कर रहा है। उसके बाद बिटर स्काई, ये भी इमेज क्रिएट कर रहा है। उसके बाद वाटर वाप्स, ये भी इमेज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो फिर अगेन ग्रीन होली यहां पर आ रहा है, ये भी इमेज क्रिएट कर रहा है। तो इमेजरी इस्तेमाल हुई है। उसके बाद मेटाफर इस्तेमाल हुआ है और पर्सोनिफिकेशन भी हम उसको कह सकते हैं। दो आर्ट नॉट सो काइंड के अंदर पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल हुई है। वो आर्ट को नॉट सो काइंड कह रहा है, इसका मतलब है आर्ट को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है। अनकाइंड होना इंसान की जो है ना खूबी है। ठीक है, तो विंटर विंड टू ह्यूमन इन ग्रेटिट्यूड, यहाँ पे उसने इन ह्यूमन इन ग्रेटिट्यूड के साथ विंटर विंड को कंपेयर करने की कोशिश किया है, तो ये आपके पास मेटाफर होगा। उसके बाद बिटर स्काई को उसने यहाँ पर अगर आप देखें तो राइटर ने उसने कंपेयर किया है फ्रीज 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 दो बिटर स्काई। ठीक है, तो बिटर स्काई को कंपेयर किया उसने ह्यूमन बेनिफिट्स फॉरगेट्स के साथ। ठीक है, इसका रिलेशन उसने इसके साथ किया कि जिस तरह इंसान भूल जाता है इस तरह आसमान भी जम जाए तो इतना सख्त नहीं है जितना इंसान वादा भूल जाने के बाद है, बात भूल जाने के बाद। उसके बाद आपके पास ये हो गया बिटर स्काई। आप इटसेल्फ एक पर्सोनिफिकेशन भी अगर आप इसको देखें तो बिटर इज अ बिहेवियर। ठीक है, सॉर्ट ऑफ बिहेवियर, रूड बिहेवियर, तो इट इज अ पर्सोनिफिकेशन हियर। आफ्टर दैट आपके पास पहली लाइन के अंदर एलिट्रेशन है, जैसे कि ब्लो ब्लो बी साउंड से स्टार्ट हो रहा है। विंटर विंड दोनों ही डब्ल्यू साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये एलिट्रेशन है आपके पास पहली लाइन में। उसके बाद हाय हो या हे हो, ठीक है, एच साउंड यहाँ पर है दोनों जगहों पे और तीनों जगहों पे, बल्कि हॉली के अंदर भी है। ठीक है, तो ये आपके पास इस लाइन के अंदर भी है, हे हो, यहाँ पे भी एलिट्रेशन आपके पास बेटा यूज हुई है। उसके बाद अगर आप देखें एफ साउंड यहाँ पे है, फेरिंग और फ्रेंड्स, फूली, तीन जगहों पे एफ साउंड है, तो ये भी आपके पास एलिट्रेशन। ठीक है, उसके बाद फ्रीज, फ्रीज के अंदर एफ साउंड है, इट इज आल्सो एलिट्रेशन। उसके बाद रेपिटेशन है, रेपिटेशन आपने देखा है, रेपिटेशन ये जो हुआ है ना, ये वाला यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये मैंने पढ़ाते हुए बताया था, इसको रिफ्रेन कहते हैं, लेकिन ये रेपिटेशन भी है पोएटिक डिवाइस। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक हर रिफ्रेन है यहां तक, यानी कि जब भी लाइन एंड होती है तो एंड पे सिंगिंग मोड के अंदर राइटर ये लाइन रिपीट करता है। उसके बाद है सिंबलिज्म है, जैसे हॉली वर्ड है यहाँ पर, हॉली इज रिप्रेजेंटिंग इंड्यूरिंग लाइफ एंड फ्रेंडशिप। ठीक है, यानी कि अच्छाई को प्रेजेंट करता है। विंटर विंड रिप्रेजेंट हार्डशिप एंड एडवर्सिटी, बिटर स्काई रिप्रेजेंट फॉरगेटन बेनिफिट्स। ठीक है, सिंबलिज्म भी है। उसके बाद आपके पास बच्चे सिमली इस्तेमाल हुई है। सिमली तो नहीं कह सकते इसको, क्लियर सिमली नहीं है। ठीक है, इसको मोस्ट फ्रेंडशिप इज विनिंग, मोस्ट फ्रेंडशिप इज विनिंग यहाँ पर जो है ये हाइपरबोल है। ठीक है, ये एग्जैजरेट किया गया कि ज्यादातर दोस्तियां जो है, ये कुछ आपकी पोएटिक डिवाइसेस थी जो इस पोम के अंदर इस्तेमाल हुई है। तो अब बढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं समरी इसकी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो समरी के अंदर
इसको मैं एक दफ़ा रीड कर देता हूँ, वैसे मैंने एक्सप्लेनेशन के अंदर सारी बातें बता दी हैं, तो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो एक दफ़ा देख लीजिएगा। द पोम कंट्रास्ट द हार्शनेस ऑफ विंटर विद द इवन ग्रेटर पेन ऑफ ह्यूमन इनग्रेटिट्यूड एंड फॉरगॉटन काइंडनेस। इंसान की नाशुक्री को एक्सप्लेन करती है और भूल देने, एहसानात को भुला देने की बात करती है। कंट्रास्ट है हार्शनेस, सख्ती, ऑफ विंटर विद द इवन ग्रेटर पेन ऑफ ह्यूमन विंटर भी सख्त है, लेकिन इंसान का जो लहजा है, एटीट्यूड है, बिहेवियर है, वो ज्यादा सख्त है बनिस्बत ये चीज। द स्पीकर एड्रेसेस द विंटर विंड acknowledging its harshness, but nothing that it's less damaging than the hurt caused by human relationship। इंसानी रिश्तों से जो चीज, दर्द, जो तकलीफ आपको मिलती है वो बड़ी है, वो उससे छोटी है उससे कि जो कि आपको विंटर से मिलती है, ठंड से मिलती है, सर्दी से। अच्छा, उसके बाद इसका थीम देख लें। इनग्रेटिट्यूड हाईलाइटिंग द पेन काज्ड बाय फॉरगॉटन काइंडनेस, superficial relationship, many friends are fake and loving words are empty, resilience, finding hope and joy amidst adversity, symbolized by the green holy। ठीक हो गया। उसके बाद टोन की अगर बात करें तो मेलनकॉलिक है, मेलनकॉलिक होती है, दर्द भरी, रिफ्लेक्टिव है, थॉटफुल है, क्वेश्चनरी है, थोड़ा सा अवॉइड करना है, लोगों को अवॉइड करने का है, विद द हिंट ऑफ रेजिलियंस। ठीक हो गया, तो थोड़ी सी रेजिलियंस भी शो की हुई है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पोम की पैराफ्रेजिंग। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेंजा है आपके पास, विंटर विंड यू मे बी हार्श बट यू आर नॉट बी एज क्रूअल एज ह्यूमन पीपल्स इनग्रेटिट्यूड, योर चिल इज नथिंग कंपेयर टू द हर्ट caused by those who forget kindness just because we cannot see you does not mean your effects are not felt। ठीक हो गया। तो यहाँ पर पहले में वो काइंडनेस की बात करता है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, वही बात वहां पे मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखी हुई है। लेट्स सिंग एंड सेलिब्रेट द ग्रीन होली। ठीक है, मैनी फ्रेंड्स आर फेक एंड मोस्ट लविंग वर्ड्स आर जस्ट एम्प्टी फ्लैटरी, बट स्टिल लेट्स, फ्लैटरी का मतलब होता है ऐसे ही शेखियां मारना, बड़ी बड़ी बातें करना। लेट्स रिजॉयस, तो खुशी मनाई जाए, इन द होली ब्यूटी, तो रंगीन खुशियां मनाई जाए। लाइफ में भी अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल होता है जिसकी कोई क्लियर एक्सपेक्टेशन है जिससे लगाई जा सके, कभी कुछ कभी कुछ, बट इट्स आल्सो फुल ऑफ जॉय, तो खुशियों से भरी हुई। फ्रोजन स्काई, योर बिटर कोल्ड मे बी हार्श बट इट्स नथिंग कंपेयर टू द पेन, फॉरगॉटन काइंडनेस, इवन इफ यू फ्रीज द वाटर्स, योर स्टिंग इज नॉट एज शार्प एज द मेमोरी ऑफ द निग्लेक्टेड फ्रेंड। ठीक हो गया। तो जो वो दोस्त जो आपको छोड़ जाते हैं उनकी यादों से ज्यादा सख्त नहीं है विंटर की हार्शनेस, विंटर की सर्दी। Stanza 4, let's sing and celebrate the green holy again. Many friends are insincere and most loving words are meaningless. Still less joy in the simple things like the holy beauty। ठीक हो गया। तो ये बच्चे आपके पास इसकी पैराफ्रेजिंग हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं कुछ बनाए हुए पोइट्री के अंदर से। How does the poem's use of contrast imagery contribute to its exploration of human relationship and nature? The poem contrasts the harshness of winter with the beauty of the green holy, highlighting the complexity of human relationship। तो पोइट्री जो है वो सख्ती बताती है, उसके साथ कंट्रास्ट क्रिएट करती है विंटर की सख्ती के साथ, और फिर उसको कंपेयर करती है ब्यूटी के साथ, खूबसूरती के साथ, और कॉम्प्लेक्सिटी को हाईलाइट करते हुए। This contrast emphasizes that while nature's harshness is temporary, जब वो नेचर है, कुदरत है, उसकी सख्ती जो है वो टेम्परेरी है। ह्यूमन हार्ट कैन बी लास्टिंग, लेकिन इंसान ने जो तकलीफ आपको पहुंचाई है दैट इज लॉन्ग लास्टिंग। द इमेजरी सर्व्स टू अंडरस्कोर द स्पीकर इमोशनल पेन। तो इमेजरी यहाँ पर यूज की गई है स्पीकर के इमोशनल पेन को दिखाने के लिए। क्वेश्चन 2, व्हाट डज द पोएम सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फ्रेंडशिप एंड लव। तो नेचर और फ्रेंडशिप की पोइट्री क्या बात करती है? द पोएम सजेस्ट दैट मैनी फ्रेंड्स आर सुपरफिशियल एंड लविंग वर्ड्स आर ऑफ्टन एम्प्टी। तो दोस्त जो है सुपरफिशियल है, फेक है, ठीक है। तो मोस्ट फ्रेंड्स इज फेनिंग, मोस्ट लविंग मेयर फुली। दिस हाईलाइट्स द डिफिकल्टी ऑफ फाइंडिंग जेन्युइन कनेक्शंस एंड द पेन कॉज्ड बाय द इनसिंसियर रिलेशनशिप। तो वो कहता है मोस्ट जो दोस्त हैं वो धोखेबाज हैं और ज्यादातर प्यार जो है बेवकूफियां है, ऐसे हम आंकते हैं।
Question 3, how does the speaker use of personification affect the reader perception of nature? तो रीडर की नेचर की परसेप्शन को किस तरह वो कर रहा है. द स्पीकर्स personification of the winter wind, blow 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 the winter wind, and frozen sky, freeze 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 the bitter sky, create a sense of agency and intensity. इंटेंसिटी क्रिएट करता है उसके अंदर, यानी शिद्दत लेकर आता है, स्फीरिटी क्रिएट करता है. एम्फसाइजिंग नेचर्स पावर, नेचर की पावर को स्ट्रेस किया जाता है. दिस पर्सोनिफिकेशन आल्सो सर्व्स टू कंट्रास्ट द नेचर्स हार्शनेस विद ह्यूमन इनग्रेटिट्यूड. इंसान की नाशुक्री के साथ विंटर की जो सख्ती है, सर्दी है, ठंड है, उसको कंपेयर किया गया है. What role does the green holly play in the poem's exploration of the hope and resilience? The green holly symbolizes hope and joy amidst adversity, serving as the reminder to find beauty and positivity even in harsh condition. मुश्किल हालात के अंदर भी आप पॉजिटिव चीजें ढूंढ सकते हैं. Its presence underscores the speaker's resilience and ability to cope with life's challenges. तो ये राइटर का जो एटीट्यूड है, रेजिलिएंट एटीट्यूड है, यानी कि फ्लेक्सिबल एटीट्यूड है टुवर्ड्स द लाइफ के, ही इज रेडी टू कॉप अप विद ऑल काइंड ऑफ सिचुएशंस एंड चैलेंजेस, कि कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी आए तो राइटर उसका सामना करेगा. नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन आपके पास है, हाउ डज द पोम स्ट्रक्चर एंड रेपिटेशन कंट्रीब्यूट टू इट्स इमोशनल इम्पैक्ट. जो रेपिटेशन इस्तेमाल की है उसका क्या इम्पैक्ट है. द पोम्स रेपिटेशन ऑफ हाई हो एंड ब्लो ब्लो क्रिएट सेंस ऑफ रिदम एंड रिफ्रेन. रिफ्रेन होता है हुक लाइन ऑफ द सॉन्ग. एम्फसाइजिंग द स्पीकर्स इमोशनल स्टेट, वो राइटर की इमोशनल स्टेट को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर. द स्ट्रक्चर विद इट्स अल्टरनेटिंग स्टैंजा सर्व्स टू कंट्रास्ट द हार्शनेस ऑफ विंटर विद द ब्यूटी ऑफ द ग्रीन हॉली. तो वो सब्जाजारों और खुशियों भरे दिन के साथ कंपेयर कर रहा है, सारे के सारे वक्त को और टाइम को. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द पोम सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप. क्वेश्चन 6, व्हाट डज द पोम सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन इमोशंस. इंसानी जज्बात और नेचर का क्या ताल्लुक बताती है पोम. द पोम सजेस्ट दैट नेचर्स हार्शनेस कैन बी लेस डैमेजिंग देन ह्यूमन इमोशनल पेन. इंसान जो तकलीफ देता है, दुख देता है, उससे कम है नेचर का दुख. द स्पीकर फाइंड्स सोलेस इन नेचर्स ब्यूटी, वो नेचर की मौजूदगी में सुकून महसूस करता है. हाईलाइटनिंग द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड द नेचुरल वर्ल्ड. तो ह्यूमन इमोशंस जो हैं उनका नेचुरल वर्ल्ड के साथ डिस्टेंस जो है वो उसकी जो नेचुरल वर्ल्ड की तकलीफात कह रहा हूँ, तकालीफ है, वो जो है कम है, लेकिन इंसान जो इमोशनली आपको पेन देता है वो ज्यादा है. How does the poem's use of archaism, archaism होता है कि ओल्ड वर्जन जो है लैंग्वेज का वो इस्तेमाल करना, contribute to its tone and atmosphere. ठीक है, तो उसके एटमॉस्फेयर को जो पुरानी इंग्लिश यूज की गई है उसने क्या मतलब भी इम्पैक्ट डाला. द पोम्स archaism दो unto क्रिएट अ सेंस ऑफ फॉर्मेलिटी, फॉर्मल कर दिया उसके टोन को उसने. एंटिक्विटी, एंटीक बना दिया, यूनिक बना दिया. कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स मेलनकॉलिक एंड रिफ्लेक्टिव टोन, मेलनकॉलिक तकलीफ थे एंड रिफ्लेक्टिव थॉटफुल टोन जो थी उसको उसमें कंट्रीब्यूट किया. दिस लैंग्वेज आल्सो सर्व्स टू डिस्टेंस द स्पीकर फ्रॉम देयर इमोशंस. ठीक हो गया, आपको उसके इमोशन से थोड़ा डिस्टेंस दे. What does the poem imply about the consequences of human ingratitude? The poem implies that human ingratitude can cause lasting emotional pain, surpassing the harshness of nature. Surpass तक गुजरना, आगे बढ़ना. तो नेचर की जो सख्ती है उससे बहुत कहीं आगे है इमोशनल डैमेज. Forgotten kindness can lead to feelings of the isolation and despair. Isolation, तन्हाई, despair, मायूसी. How does the poem's exploration of superficial relationships relate to its themes of hope and resilience? The poem's exploration of superficial relationship highlights the difficulty of finding genuine connection. Genuine connection find करना बहुत मुश्किल हो गया. However, the speaker's resilience and ability to find hope in nature's beauty serve as the counterpoint. मेन पॉइंट के तौर पर जो काउंटर पॉइंट है वो उसकी एबिलिटी और रेजिलियंस की, वो बर्दाश्त कर रहा है फिर भी. Emphasizing the importance of perseverance. ठीक हो गया, तो उसकी जो अंदर उसने अपने अंदर सारी चीजें संभाल के रखी हुई या रोक के रखा हुआ, तो वो सारी की सारे उसको हेल्प आउट करता है. What does the poem suggest about the human condition
and how does it relate to reader's experience? The poem suggests that human relations can be complex and painful, but also that hope and resilience can be found in nature's beauty. This universal theme relates to the reader's experience, inviting reflection on their own relationship and emotional struggles. ठीक हो गया. उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास आते हैं प्री रीडिंग क्वेश्चन. प्री रीडिंग के अंदर रिलेट एनी इंसिडेंट व्हेन समवन गॉट अ फ्रॉस्ट बाइट प्लेइंग इन स्नो. अच्छा, मैं इसको पढ़ नहीं रहा, इसको एक दफा देख लीजिएगा क्योंकि ये आपने अपने वर्ड में लिखना है, आपने अपनी लाइफ से इंसिडेंट लिखना है. मैंने अपनी लाइफ से यहाँ पे आपके सामने एक इंसिडेंट लिख दिया है जिसमें मैंने किसी को देखा था इमा के बारे में, गॉट फ्रॉस्ट बाइट ऑन हर टॉस व्हाइल प्लेइंग इन द स्नो फॉर आवर्स. ठीक है. उसके बाद गेस व्हाट द पोम इज अबाउट फ्रॉम इट्स टाइटल. बेस्ड ऑन द टाइटल ब्लो 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 द विंटर, आई एक्सपेक्टेड द पोम टू बी about the harshness of winter, possibly exploring themes of resilience, nature's power, or the speaker's emotional state during this last season. ठीक है, ये सारी चीजें आप नहीं इमेजिन कर सकते टाइटल देखकर, लेकिन मतलब ये पोम मैंने पढ़ी थी तो पोम के रिलेटेड ही मैंने ये आंसर किया है, तो डेफिनेटली फिर आप भी नीचे पढ़ ही सकते हैं. ऐसा कौन है मतलब कि जो नीचे नजर लेकर ही ना जाए. ठीक है. वाइड रीडिंग क्वेश्चन है. एनालाइज द कंटेंट ऑफ द पोम फोकसिंग ऑन द टाइटल. The poem's title, Blow, 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 the Winter Wind, suggests a focus on the harsh winter weather. सख्त जो मौसम है ना. However, the poem's content reveals a deeper exploration of human relationship. तो इंसान के जो रिश्ते हैं उनको भी एक्सप्लोर करता है, बहुत डीप जाके एक्सप्लोर करता है. इनग्रेटिट्यूड, उसकी नाशुक्री को एक्सप्लोर करता है. एंड द स्पीकर इमोशनल पेन, और स्पीकर के जो इमोशनल डैमेज है उसको डिस्कस करता है. Ponder over images and symbols used in the poem. तो उनके अंदर जो सिंबल्स और इमेजेस यूज हुए हैं उसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस डालनी है, रोशनी डालनी है. तो पोम इंप्लाइज विविड इमेजेस एंड सिंबल. द विंटर विंड रिप्रेजेंट हार्श एक्सटर्नल कंडीशन. ग्रीन होली सिंबलाइजेस होप, रिनल एंड जॉय अमिड्स एडवर्सिटी. फ्रोजन स्काई रिप्रेजेंट द कोल्डनेस ऑफ ह्यूमन इनग्रेटिट्यूड. वाटर्स रिप्रेजेंट इमोशंस एंड रिलेशनशिप. ठीक हो गया. तो ये सारी की सारी चीजें रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ पर. पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन था. पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन है हमारे पास. व्हाट इज फेनिंग? फेनिंग मींस प्रिटेंडिंग और सिमुलेटिंग इमोशंस, इंटेंशन और एक्शन, ऑफ्टन टू डिसीव और मैनिपुलेट अदर्स. धोखा देने को कहते हैं. सिमुलेटिंग होता है उभारना, इंटेंशंस हो सकती है यानी तवज्जो, इमोशंस को और एक्शंस को. ऑफ्टन टू डिसीव, अक्सर किसी को धोखा देने के लिए, जब किसी के साथ दोस्ताना बढ़ाया जाए, इमोशनल कनेक्शन बढ़ाया जाए, किसी की अटेंशन जो गेन की जाए अटेंशन, तो वो सारे का सारा उसको मैनिपुलेटिव जिसको कहते हैं. उसके बाद क्रिटिकल रीडिंग क्वेश्चन. ये जरा देख लें कि सीक्वेंस में यही चीज आ रही है जी. इसके बाद हमारे पास ये रीडिंग है. ये तो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब का इंट्रोडक्शन है, ये आपने देख लेना है. ठीक है. तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं सारे का सारा. तो अभी हम करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो हाँ जी, बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर हम सही जा रहे हैं. तो आगे एक्सप्लेन एज टू व्हाई डज द पोएट अर्ज द विंड टू ब्लो. द पोएट अर्जेस द विंड टू ब्लो टू हाईलाइट इट्स हार्शनेस. उसकी सख्ती जो है मौसम की वो रिप्रेजेंट की, बट आल्सो टू कंट्रास्ट इट विद द इवन ग्रेटर पेन काज्ड बाय ह्यूमन इनग्रेटिट्यूड. तो उसको इंसान जो नाशुक्रा हो जाता है उसके साथ कंपेयर किया है. दिस सर्व्स एज अ कॉपिंग मैकेनिज्म्स एक्नॉलेजिंग दैट नेचर्स हार्शनेस इज टेम्परेरी. ये चीज एक्सेप्ट की गई है, मानी गई है. ठीक है. कॉप अप किया गया है यानी काउंटर किया गया है आर्गुमेंट के साथ कि नेचर की जो तकलीफ है, दर्द है, वो टेम्परेरी है, व्हाइल ह्यूमन हर्ट कैन बी मोर लास्टिंग. और इंसान का जो दिया हुआ पेन है वो लास्टिंग हो सकता है. कॉमेंट ऑन द मोड ऑफ द पोम. पोएट व्हेन ही सेज हाय हे हो सिंग हे हो unto the green holly. What is the significance of the green holly and does it relate to the poem? अगर देखें ऊपर कॉन्सेप्चुअल के अंदर भी इसका आंसर मैंने दिया है. The poet's mood is melancholic. melancholic होता है तकलीफ दे, yet resilient, लेकिन फिर भी पूरी उम्मीद है, वो फ्लेक्सिबल है उसकी नेचर. Hey ho is an expression of acceptance, मान लेने का acceptance. and coping. coping mean counter करना, counter attack करना. The green holly symbolizes hope and joy. तो ये होप एंड जॉय की बात कर रही है. amidst the adversity, तो बुरे हालात के सर्विंग एज अ रिमाइंडर टू फाइंड ब्यूटी.
ठीक है, तो बुरे हालात के दौरान भी खुशी और उम्मीद का सिग्नेचर है यहाँ पर। फाइंड ब्यूटी एंड पॉजिटिविटी इवन इन हार्श कंडीशन, बुरे हालात के अंदर भी आप पॉजिटिविटी ढूंढे, अच्छाई ढूंढे। गिव योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई डज द पोएट regard the wind's truth not so keen, and explain what does the poem suggest about the harshness of the nature compared to the pain of human relationship. The poet considered the wind's truth less sharp than the pain of human ingratitude. तो वो उसको लेस शार्प कंसिडर करता है, इंसान के नाशुक्री के बनिस्बत वो कहता है वो इतने तेज नहीं है। This highlight that nature's harshness, though unpleasant, is less damaging than the hurt caused by human relationship. इंसानी रिश्तों से ज्यादा नेचर तकलीफ नहीं होती। Explain the meaning of the word warp in the second stanza. In the context of the poem, warp means to distort or twist, मोड़ देना किसी चीज को, ठीक है। रेफरिंग टू द फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर के जम जाने से ये रेफर कर रहा है। दिस इमेज एम्फसाइजेस द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नेचर, कंट्रास्टिंग विद द इवन ग्रेटर ट्रांसफॉर्मेटिव पेन ऑफ फॉरगेटिंग काइंडनेस। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन है, पावर ऑफ नेचर को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, कंट्रास्ट करते हुए कि इंसान की तबीयत उतनी सख्त नहीं है, उतना मतलब भी उसके अंदर सख्ती नहीं है, पानी के अंदर उतनी सख्ती नहीं है जितनी इंसान की तबीयत में सख्ती है। स्पीकर्स ट्रेजिक मोड इज डिस्कस्ड इन द पोम, एलैबोरेट। स्पीकर ट्रेजिक मोड स्टेम्स फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग द प्रिवलेंस ऑफ फेक फ्रेंडशिप एंड इनसिंसियर love, experiencing the pain of forgetting kindness, acknowledging the harshness of human relationship. Despite this, the speaker finds solace in the solace means सुकून in the nature's beauty और resilience। ठीक है, सारे का सारा ऊपर बार बार एक्सप्लेन हो चुका है। Comment on the line, most friendship is feigning, most loving mere fully. This line highlights the speaker's disillusionment with human relationship। ठीक है, स्पीकर की जो इंसान के साथ नहीं बनती, बिल्कुल भी वो इंसान से कोसों दूर है। Suggesting that many friends are superficial and loving words are often empty। तो मोहब्बत के अल्फाज जो है फजूल है, जाया है। This realization adds to speaker tragic mode, underscoring the difficulty of finding genuine connection। तो स्पीकर की जिंदगी के अंदर, मोड के अंदर, ट्यून के अंदर मेलनकॉलिक जो उसका स्टाइल था, उसके अंदर इसने एक वैल्यू ऐड की है कि ट्रू फ्रेंडशिप ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। अब बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। तो choose the correct option because the art not so keen to whom the poet address in this line his friend west wind winter wind। ठीक है, winter wind की बात कर रहा है। What according to the poet is most bitter truth of the most friend is feigning, benefit forget, the bite is not so that the benefit forgets। ठीक है, उसके बाद what is the unkind then the winter wind, man's ingratitude, man's hated, unkindness, man ingratitude। उसके बाद एक्टिविटी है, फिगर ऑफ स्पीच है, ये एक दफा रीड कर लीजिएगा। मेटाफर, एजोनेंस। मेटाफर वो होता है जिसमें डायरेक्ट दो चीजों को कंपेयर किया जाता है, जैसे कि मैं बोल दूं शी इज अ रोज, वो फूल है, इंस्टेड ऑफ सेइंग शी इज लाइक अ फ्लावर। ठीक है, तो लाइक कहेंगे तो सिंपली हो जाएगी, विदाउट लाइक कहेंगे तो रोज हो जाएगा। जैसे माँ अपने बच्चे को कहती है मेरा बेटा चांद है, मेरा बेटा चांद यहाँ पे मेटाफोर है। माई सन इज अ मून, अगर माँ कहे माई सन इज लाइक अ मून तो ये सिंपली हो जाएगी। एजोनेंस इज अ रेपिटेशन ऑफ द वॉवल साउंड विद इन द वर्ड, वर्ड के अंदर वॉवल साउंड का होना उसको कहते हैं। हिज टेंडर हेयर माइट बियर हिज मेमोरी। ठीक है, ई साउंड अगर आप देखें तो रिपीट हो रहा है, सही है, तो ये आपके पास एजोनेंस है। एपोस्ट्रोफी, अ मार्क यूज्ड टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ letters of figures, the possessive case, John's book, are the plural of the letters as in the 90s. Anastrophe is device used to call somebody something from after afar। ठीक है, दूर से किसी को बुलाने के लिए। It's a nice day outside, the cat is dirty,
पोजेशन शो कर रहा है, यू आर नॉट सपोज टू बी हेयर कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है, दिस इज योर बुक पोजेशन, हुज एट द डोर कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है। नेक्स्ट एलिट्रेशन रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, वर्ड के स्टार्ट में जैसे फिश फ्राई, ठीक है, सीसा, पीटर पाइपर, ठीक है, तो पी पी साउंड अब रिपीट हो रहा है स्टार्ट के अंदर। आफ्टर दैट बेटा कॉन्सोनेंट्स रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड विद इन द वर्ड, जैसे फ्रीज फ्रीज, जी जी साउंड दोनों के अंदर रिपीट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद द बिटर स्काई एंड साउंड ऑफ डी डी इन एज, फ्रेंड्स रिमेम्बर्ड, जी फ्रेंड्स डी साउंड, रिमेम्बर्ड के अंदर डी साउंड है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो साउंड है आपके पास। इंजैममेंट इज थॉट इन कंटिन्यूशन ऑफ द थॉट, जब राइटर बगैर फुल स्टॉप या कॉमा के एक लाइन से दूसरी लाइन में जंप कर जाए, इसको इंजैममेंट कहते हैं। जैसे दैट डोस्ट नॉट बाइट सुनाए, यहाँ पे देखिए कोई फुल स्टॉप नहीं लगा ना, ठीक है, तो राइटर ने अगली लाइन पे जंप किया, तो यहां पर भी इंजैममेंट इस्तेमाल हुई है, यहां पर भी इंजैममेंट इस्तेमाल हुई है, यहां पर भी, जहां पर कॉमा है वहां पर भी, यहां पर भी इंजैममेंट इस्तेमाल हुई है, यहां पर आके ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, इसको बोलते हैं इंजैममेंट। इमेजरी, इमेजरी इज यूज्ड टू मेक रीडर के माइंड में इमेज बन जाता है, जैसे फ्रीज फ्रीज, जमी हुई बर्फ, द बिटर स्काई, ठीक है। उसके अलावा दे स्टिंग, स्टिंग भी यहाँ पे इमेज क्रिएट करता है, नॉट सो शार्प, ठीक है। इसके अलावा हमने विंटर विंड भी ऊपर डिस्कस किया था। पंक्चुएट द गिवन लाइन, तो लाइंस दी हुई है ऊपर से ही हमने ली हैं, तो उनको जरा गौर से ये देख लें। हे हो सिंग हे हो अनटू द ग्रीन हॉली, मोस्ट फ्रेंड इज फेनिंग, मोस्ट लविंग मेयर फुली, ठीक है, ज्यादातर मोहब्बतें धोखा है, ज्यादातर दोस्तियां जो है वो महज दिखावा है दो, ठीक है, फेनिंग है फ्रॉड है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर to examine or review, look over, look over, can you look over the contrast before we sign it, एग्जामिन करना किसी चीज को या गौर से देखना, पढ़ना एक दफा तसल्ली के साथ, ठीक है। उसके बाद लुक अप, हर बिजनेस हैज रियली टेकन ऑफ सिंस ही लुक्ड अप मार्केट ट्रेंड्स। अच्छा, लुक्ड अप का बच्चे मतलब होता है टू रिसर्च, सर्च करना किसी चीज के बारे में, ठीक है, तो उसका बिजनेस बेहतर हो गया जब उसने रिसर्च की, तलाश की। मेकअप, दे मेड अप आफ्टर देयर आर्ग्यूमेंट, दे मेड अप, मेड मेक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। मेकअप होता है टू इन्वेंट, ठीक है, किसी चीज को इन्वेंट करना। मिक्स अप, ये तो आपको पता है मिलाना, जंबल करना। बी केयरफुल नॉट टू मिक्स अप द नेम्स ऑन द इन्विटेशंस। पुट ऑफ टू डिले और पोस्टपोन, कोई चीज लेट कर देना वक्त से। द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ अंटिल नेक्स्ट वीक तक चली गई है मीटिंग। पुट अप का मतलब होता है टू इरेक्ट अ डिस्प्ले, कोई चीज दिखाना। कैन यू पुट अप द क्रिसमस डेकोरेशंस, ठीक हो गया। इसके बाद राइटिंग है, उसमें सबसे पहले समरी है, ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, पैराफ्रेजिंग हमने डिस्कस कर ली है। Analyze the perspective of the poet as a feeling of an afflicted man, ये कई क्वेश्चंस के आंसर्स के अंदर उसकी फीलिंग को डिस्कस किया हुआ है हमने, ठीक हो गया। तो इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा एक जो 14 नंबर चैप्टर है, चॉइस ऑफ करियर, ठीक है। तो आप अपने करियर में बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं, ये एक डायलॉग की फॉर्म में है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। If you did not subscribe the channel, kindly subscribe the channel first, okay, and ये लिंक दोस्तों के साथ शेयर करें, for that they can get benefit of it. अल्लाह हाफिज।